नमस्कार। मैं हरिवंश यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SRG एकेडमी पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो हमारे वेद प्रकाश सर ने ऑनलाइन क्षेत्र में जो क्रांति शुरू की है, उस क्रांति को हम 5 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं और आज 6वीं क्लास प्रतिशत की शुरू करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा आप लोग पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा मैं वीडियो देख रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो और मुझे ऐसा लगने लगा है कि अब आप लोग बहुत जल्दी इंस्पेक्टर बनने वाले भी हो। लगे इतनी जल्दी भी नहीं बनोगे यार, इतना मत समझना कि एक ही परसेंटेज में। अभी तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, फिर पूरी अर्थमेटिक है, एडवांस है, DI है, बहुत कुछ पढ़ना है। लेकिन हाँ, देखो पता है, आप जब आप पढ़ेंगे, आप जो टॉपिक सीखेंगे, अभी आप जो सीखेंगे, आपको शाम को ऐसा लगेगा, ये नेचुरल है कि यार सुबह सीखा था और शाम को भूल गए। फिर आप पता है, जो चीजें आप लगातार कंटिन्यू कंटिन्यू सीखते जाएंगे और 1 महीने बाद जब आप देखेंगे तब आपको लगेगा पीछे वाला आप भूल गए हो। क्योंकि नया पढ़ने से ज्यादा आपको पीछे वाला याद रखना है, इस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। और एक बात आपको बता दें कि जब आप सफलता प्राप्त करने की सीढ़ी पे चढ़ रहे होगे तो उसमें सब आपके यार, घर वाले, रिश्तेदार, जितने भी आपके मिलने वाले हैं, कहीं ना कहीं ये आपके सब विरोधी बन चुके होंगे। क्योंकि आप अपने दोस्तों को टाइम नहीं दे पाओगे, रिश्तेदारों को टाइम नहीं दे पाओगे, शादी से टाइम नहीं दे पाओगे। और एक चीज आप समझिए कि अभी आप कोट पैंट सूट बूट किसी भी तरह से आप मान लीजिए कहीं शादी में जा रहे हो, बात समझ रहे हैं? तो अगर आप कोट पैंट खूब बढ़िया से खूब डांस वांस कर रहे हो, 1 लाख रुपए का सूट, लेकिन आपकी मौसी का लड़का, वो मान लीजिए सीजल में इंस्पेक्टर है, अब वो लोअर और टी शर्ट में आएगा, अब एक कुर्सी पे बैठ जाएगा, आपको 50,000 के कपड़े को जो है धूमिल कर देगा। लोग उसके पास एकदम से बैठना शुरू कर जाएंगे, क्योंकि वो SRG चैनल से जुड़ा होगा और वो इंस्पेक्टर बन जाएगा। आप भी जुड़ोगे, आप बन जाओगे। फिर आप पता है, क्योंकि जमाना चमत्कार को नमस्कार करता है, ये आप जानते हो। बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है, वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है, कोई भी रहनुमा इस जहां में अब तुम्हारा नहीं है। तो इन्हीं सारी लाइनों के साथ मैं प्रतिशत की आज 6वीं क्लास शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें आप लोगों का स्वागत है। और मेरा पेन कहाँ है भाई? ये रखा है भाई पेन। पेन यार सामने आ जाया करो यार, तुम्हें पता है हरिवंश सर आ रहे होंगे यार, तुम सुनते नहीं हो। तो सुनो, तो ये प्रतिशत भाई हरिवंश यादव सर और ये SRG एकेडमी है। ये हमारे फाउंडर जो वेद प्रकाश सर हैं, CEO हैं इस चैनल के, उनका नंबर है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या लगे तो इस नंबर पे WhatsApp भी है, इस पे आप लोग अपनी समस्या को शेयर कर सकते हैं। बच्चों, अच्छा इधर है, मैं कुछ शुरू करना चाहूंगा। देखिए, कलर में ये वाला, ये वाला ले लें पेन, ये अच्छा ये वाला ले लेते, ये ले लेते। असल में यार अभी थोड़े जो हैं न्यू हैं, चला नहीं पाते डिजिटल बोर्ड, लेकिन फिर भी बहुत कुछ सीख गए यार। देखिए, अच्छा आप लोग ये जानते होंगे कि जैसे अगर कोई व्यक्ति है जो भी इनकम करेगा, मान लीजिए मैंने कुछ भी कमाया, अगर मेरी इनकम होगी तो वो 100% होगी। बच्चों कितने परसेंट होगी? 100%। जैसे मान लीजिए मेरी इनकम कितनी है? 100%। ये बात आप समझ रहे होंगे। हम जो भी कमाएंगे, हमारी सैलरी अगर 20,000 रुपया महीना है तो बच्चों वो 100% है। हम 40,000 रुपया महीना कमा रहे हैं, 100% है। 25,000 रुपया महीना कमा रहे हैं, 100% है। 20 रुपया महीना कमा रहे हैं, 100% है। 2,000 रुपया महीना खर्च कर रहे हैं, अपने आप में वो भी 100% है। अब हम मान लीजिए मेरी इनकम है 100%, अब मेरे खर्चे कहाँ कहाँ हो रहे हैं? अब मान लीजिए मेरा पहला खर्चा, मान लीजिए हम जिस घर में रह रहे हैं उसमें भाड़ा जाता, अब हम अपनी इनकम का 20% भाड़ा के रूप में खर्च कर रहे हैं। इनकम का 20% भाड़े के रूप में खर्च कर रहे हैं। फिर मान लीजिए मैं घर से आना जाना यानी यात्रा के रूप में, अगर मान लीजिए मैं अपनी कुल खर्चा का 15% किस में खर्च कर रहा हूं?
यात्रा के रूप में खर्च कर रहा हूं। फिर अगला खर्चा मान लीजिए घर पे, मान लीजिए सपोज दैट बीवी बच्चे भी हैं, अब परिवार पे भी खर्चा हो जाएगा, तो यानी पारिवारिक खर्च, यानी फैमिली पर प्यारे बच्चों खर्चा जो मेरा हो रहा है वो हो रहा है, मान लीजिए मैं कहूं 35%। अब एग्जामिनर कुछ इस टाइप से दे देगा कि कोई व्यक्ति है वो 20% भाड़े पे खर्च करता है, 15% यात्रा पे खर्च करता है, 35% परिवार पे खर्च करता है। फिर वो आपको बता देगा इतना सब खर्च करने के बाद कुछ ना कुछ सेविंग दे रखेगा, कहेगा कि भैया मान लीजिए, अब देखिए अगर कहें 35 और 15 टोटल कितने हो गए, 50 और 20 70, यानी हमारा टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो हो गया 70%। अभी देखो एक अलग, अभी आप थोड़ा ध्यान रहिए, क्योंकि एक होता है कि शेष का, अभी हमें टोटल इनकम की बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि 70% खर्च हो गया। अब एग्जामिनर ने क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि मान लीजिए श्रीमान हरिवंश वो अपनी कुल आय का 20% भाड़े पे खर्च करते हैं, 15% यात्रा पे खर्च करते हैं, 35% परिवार पे खर्च करते हैं, और शेष 27,000 रुपया बचा लेते हैं। शेष 27,000 रुपया बचा लेते हैं। बच्चों आप समझ रहे होंगे कि हम इतना खर्च करने के बाद भी 27,000 रुपया बचा लेते हैं। मनी मन सोच रहे हैं सर जी 27,000 रुपया बचा भी लेते, इतना खर्च भी कर रहे हैं, फिर भी फीस मांगते हैं। अरे कोई फीस नहीं मांगते यार, तुम सब सब्सक्राइब कर रहे, शेयर कर दो, यही तो फीस मांग रहे हैं, और क्या मांग रहे हैं। अब देखिए एक बात बताओ, हमारी इनकम बच्चों कितनी परसेंट थी, 100%। खर्चा कितने परसेंट कर लिया बच्चों, 70%। सेविंग कितने परसेंट होगी, सिंपल सा है, कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि 100% में से 70% घटा देंगे, 30% की सेविंग हो जाएगी। 30% की सेविंग हो जाएगी, जिसकी वैल्यू आप समझ सकते हो कि 27,000 है। अब यहां से आपसे दो क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि उसने कुल कितने रुपए खर्च किए, यानी कुल कितने, और दूसरा क्वेश्चन उसकी कुल इनकम कितनी है। अगर कुल इनकम की बात करें तो प्यारे बच्चों इसमें हम निकालेंगे 100% का मान। अब जैसे ही हम 100% का मान निकालेंगे तो आप समझ सकते हो 30 से डिवाइड करोगे, 30 एकन 30 और 30 नेवा 270, 1% की वैल्यू 900, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी प्यारे बच्चों, 1% की वैल्यू 900 है तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 900 और 2 जीरो और बढ़ा देना, 90,000 रुपया। यानी ये मेरी हो जाएगी टोटल इनकम। अगर हम इस पर बात करें तो ये मेरी टोटल वैल्यू हो जाएगी, टोटल वैल्यू ये बनेगा टोटल इनकम। ये क्या हो जाएगी, टोटल इनकम। अब यहीं पर अगर वो एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछ दे कि उसने कुल कितने रुपए खर्च किए हैं, तो इसका मतलब एग्जामिनर अब 70% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 70% की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो आपको पता है 1% की वैल्यू 900 रुपया है, तो 70% की वैल्यू हो जाएगी 9 7 63, तो प्यारे बच्चों 63,000 रुपया। तो ये वैल्यू किसकी निकली है, तो प्यारे बच्चों आप समझ सकते होगे कि ये जो वैल्यू निकलेगी ये आपकी हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, ये वैल्यू आपका टोटल एक्सपेंडिचर। ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, टोटल एक्सपेंडिचर। तो अब आप इस टाइप के सवाल को कैसे लगाएंगे, तो अगर किसी व्यक्ति ने अपने जितने भी खर्चे, अगर कुल आय का खर्चा है, अभी वो इस बात पे नहीं चर्चा कर रहा है कि शेष का, अभी वो सिर्फ इस बात पे चर्चा कर रहा है कि जो भी खर्चा वो करता है अपनी कुल आय का करता है, तो इस कंडीशन में आपको टोटल इनकम जोड़ लेनी होगी और 100% से माइनस कर देना होगा। 100% से जैसे माइनस किया, अब जो भी वैल्यू हो उसके न्यूमेरिक वैल्यू दे रखी होगी उसके इक्वल करा देना होगा। 100% की वैल्यू निकालोगे टोटल इनकम निकलेगी, और जो परसेंट में निकले वो टोटल एक्सपेंडिचर निकला होगा। एक सवाल इसी पे छोटा सा और ले लेते हैं, देखिए। अच्छा ये तो सवाल आ गया है, देखिए, और थोड़ा सा मार्कर का इसका कलर मैं चेंज कर रहा हूं, ये वाला लेता हूं और शुरू करते हैं। देखिए जैसे कहें प्रवीण नाम का कोई लड़का है, अब वो कुछ रुपए कमाता है। अब प्रवीण ने क्या किया कि अपने कुल इनकम का 2 से 3 जगह वो खर्चा कर रहा है। एक तो कर रहा है घरेलू,
यानी घर पे खर्च कर रहा है। फिर वो क्या करता है, मान लीजिए चूंकि मान लीजिए वो बाहर किसी शहर में रह रहा है तो वो भाड़े पे भी खर्च कर रहा है, तो यानी कमरे का भाड़ा, यानी भाड़ा पे भी खर्च कर रहा है। इसके अलावा भाड़े के अलावा अब वो बाहर रहकर कोचिंग भी पढ़ रहा है, तो मान लीजिए उसका शिक्षा पे भी खर्च हो रहा है। किस पे खर्च हो रहा है प्यारे बच्चों? शिक्षा पे। और खर्चा उसने मान लीजिए घरेलू खर्च उसने कर दिया है 30%, भाड़े पर खर्च किया 25%, और शिक्षा पर खर्च कर रहा है मान लीजिए मैं लिख दे रहा हूं 15%। इतना खर्चा वो कर रहा है। इसके बाद अब वो क्या करता है कि मान लीजिए 1500 रुपए बचा लेता है। प्रवीण 30% रुपया अपने घरेलू खर्च पे करता है, 25% भाड़े पर खर्च करता है, 15% एजुकेशन पर खर्च करता है। इसके बाद तो इसका मतलब हो गया कि 30 और 25 55 और 15 70, यानी उसका खर्चा जो हो गया, यानी टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 70% हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि टोटल उसकी जो सेविंग होगी वो कितनी होगी? 30%। और इसी 30% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1500 रुपया। अब यहां से जैसे हम 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 30 एकन 30, 30 पचे 15, तो 1% की वैल्यू 50 है, तो 100% की वैल्यू प्यारे बच्चों हो जाएगी 5000। कितनी होगी? 5000। ये उसका क्या हो जाएगा? टोटल इनकम। ये उसका क्या हो जाएगा? टोटल इनकम। ये टोटल यानी कुल आय अगर उसकी पूछी जाए तो हो जाएगी ये। और अगर उसका टोटल एक्सपेंडिचर पूछा जाए, यानी 70% की वैल्यू पूछा जाए, सॉरी, ये हो जाएगी टोटल इनकम। और टोटल एक्सपेंडिचर की अगर वैल्यू पूछी जाए तो प्यारे बच्चों 70% की वैल्यू हो जाएगी। तो आपको पता है 70 मल्टीप्लाई बाई 1% की वैल्यू कितनी है? 50, यानी 3500 रुपया, है ना। इस टाइप से आपके क्वेश्चन अभी कुछ आने वाले हैं। जैसे अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिए चल रहा हूं, अगले क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहा हूं। जैसे अगर हम बात करें कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए आशुतोष नाम से कोई व्यक्ति है। अब आशुतोष अपनी कुल आय का मान लीजिए 20%, कितना? आशुतोष अपनी कुल आय का 20% खर्च करता है मान लीजिए शिक्षा पे। आशुतोष अपनी कुल आय का 20% खर्च करता है शिक्षा पे। शेष का 10%, अब करता है तो 10%, लेकिन शेष का, यानी हम एक यहां पर लिखे दे रहे हैं कि शेष का 10% वो खर्च करता है यात्रा पर। शेष का 10% वो खर्च करता है यात्रा पर। और शेष का 50%, अब शेष का बच्चों खर्च करता है कितना? 50%। शेष का 50% वो अन्य मदों पर खर्च करता है। शेष का 50% अन्य मदों पर खर्च करता है। अब मान लीजिए आशुतोष है, वो कानपुर में रह रहा है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, कुछ पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है, अपना काम कर रहा है। इसके लिए क्या हुआ कि उसने अपनी जो इनकम थी उसका 20% एजुकेशन पे खर्च कर दिया। उसमें से जो भी बचा उसका 10% ट्रेवलिंग चार्ज, यानी जो है मैं कह सकता हूं कि आने जाने में टैक्सी भाड़े में खर्च कर दिया। और जो बचा उसका 50% उसने अन्य मदों पर खर्च कर दिया है। ठीक है। अब इसके बाद उसके पास फिर भी मान लीजिए मैं कहूं 820 रुपया बच रहे हैं। फिर भी उसके पास 820 रुपया बच रहे हैं। फिर भी उसके पास यानी सेविंग जो है, फिर भी सेविंग जो है वो 820 है। अब देखिए, अब इसमें जो शेष का लिखा है बच्चों, इसको देखिएगा, इस चीज को, कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से देखिए कि उसका जब अगर हम टोटल कहते हैं कि वो कुल इनकम का 20% शिक्षा पर,
कुल इनकम का 10% यात्रा पर, कुल इनकम का 50% अन्न पर, तो तुरंत हम क्या करते कि 20 और 10 30 और 50 80, 80% खर्च हो गया, 20% की वैल्यू है, 100% की निकाल देंगे। लेकिन अब वो ऐसा नहीं कह रहा है। इसका मतलब हुआ कि अब मान लीजिए आशुतोष कुछ रुपए कमा रहा है, उसने कितने परसेंट खर्च कर दिए? 20%। इनकम कितने परसेंट होगी? 100%। खर्च कितने परसेंट कर दिए? 20%। इसका मतलब है कि उसके पास बचा है अब 80%। तो आशुतोष जो है 80% बचा रहा है। और प्यारे बच्चों, 80% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 4/5। अब जो उसके पास बचा है वो भी 100% है। मेरे पास ये पेन है, ये अपने आप पे 100% है, इसको हम तोड़ के फेंक देंगे, जो बचेगा वो फिर 100% होगा, फिर तोड़ के फेंक दें, जो बचेगा वो 100%। जब इसकी कंपेयरिंग किसी से कराई जाएगी, उसका जो कुछ भी 30-50% हो, लेकिन अपने आप में तब तक 100% है। अब उसने 20% यानी उसका 80% बचा, लेकिन है 100%। अब इसके बाद उसने 10% इसका भी यात्रा पर खर्च कर दिया। इसका मतलब हुआ कि उसमें से उसने फिर 90% बचाया, यानी प्यारे बच्चों 9/10 मल्टीप्लाई बाय। अब 50% अन्न तो 50% सेविंग, 1/2। और ये कुल मिलाकर किसके बराबर है? 820 के बराबर। बच्चों समझ में आया? 20% उसने शिक्षा पे खर्च किया, 80% बचा। बच्चों 80% की फ्रिक्शन होती है 4/5। फिर उसने 10% यात्रा पर खर्च किया है, तो इसका मतलब हुआ कि 90% बचा, 9/10। 50% अन्न पर खर्च किया, 1/2। अगर हम इसको डिवाइड करने का प्रयास करें, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 पंचे 10। अगर हम पूछे आशुतोष की कुल इनकम कितनी है, तो बच्चों 820 मल्टीप्लाई, देखिए जो बेटा हर में होगा वो गुणे में जाएगा, और जो ऊपर अंश में होगा गुणे में होगा वो बटे में जाएगा। तो 5 25। अब ये बेटा 25 कहां से आया? तो 5 का गुणा 5 में करेंगे, 5 25, और ये अंश में चले जाएंगे, और 9 एकन 9 ये बटे में आ जाएंगे। अब इसकी आप कैलकुलेशन कर लोगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अच्छा, कुछ एक कॉन्सेप्ट और आपको बताने को है। देखिए, अगर कहीं पर एक या एक से अधिक फ्रैक्शन वैल्यू दे दी जाए, जैसे ये कहा जाए कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 1/3 कहीं खर्च कर रहा है, 1/2 कहीं भी खर्च कर रहा है, 1/7, तो ऐसी कंडीशन में हम क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करेंगे? तो ऐसी कंडीशन में आप याद रखना कि हमेशा जो हर में वैल्यू लिखी रहती है उसके एलसीएम से शुरुआत करते हैं। जो वैल्यू हर में लिखी रहती है उसके एलसीएम से हम शुरुआत करते हैं सवाल की। अगर हम इनके एलसीएम से शुरुआत करेंगे, हमारा सवाल आसान हो जाएगा। ठीक है, हम इसकी शुरुआती एलसीएम से, बेटा एलसीएम जैसे 7 2 3 का एलसीएम लेंगे तो उसमें 3 का भी भाग जाएगा, 2 का भी भाग जाएगा, 7 का भी भाग जाएगा, क्योंकि एलसीएम का मतलब ही होता है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का भाग चला जाए, प्यारे बच्चों एलसीएम कहलाता है। और अगर मासा की बात करोगे तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी हुई सभी संख्याओं में भाग चला जाए उसे मासा कहते हैं, और वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याएं यानी 3 का भी, 2 का भी, 7 का भी भाग चला जाए। और जब ऐसा काम कर लेंगे तो हमारी कैलकुलेशन बचेगी। एक और कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, जैसे अगर कहीं पर अगर आपसे लिखा हो जैसे कि 3:2 है और परसेंट है, तो इस सिचुएशन में हम आगे क्या करने वाले हैं? तो तुरंत आपको क्या करना होगा? 3, तो 3 को 300 और 200 ऐसे जो हम अभी बदलेंगे, इससे हमें क्या होगा? कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे तो तुरंत, जैसे अगर कहीं पर लिखा है 1 2 2 सही था 3, तो बेटा इसमें क्या करेंगे? तुरंत 2 जीरो बढ़ाएंगे, फिर 2 जीरो बढ़ाएंगे, फिर 2 जीरो बढ़ाएंगे, है ना? तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि इसको, क्योंकि जब हम परसेंट निकालेंगे, अब इसका मान लीजिए 70% निकाला, 7 या 21, तुरंत आ गया 210। इसका हमें 50% निकालना, 100। और वैसे क्या, अगर 3 का जैसे 2 का निकालेंगे तो 1.5 आएगा, 3 का निकालेंगे तो 2 पॉइंट, तो पॉइंट से हटाने के लिए हम सीधा ये कर देते हैं। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट ये आपके समझ में आएंगे। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
बच्चों इसमें से हमने कुछ क्वेश्चन करा दिए थे, इस पे ये इधर इधर आ जाएगी। हाँ अब देखिए, क्योंकि इधर से हमें थोड़ा, अरे एक मिनट, अच्छा ऐसा, अच्छा ये ठीक 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 ओके। हाँ देखिए बच्चों, हाँ क्वेश्चन आ गया, पेन पेपर लिए बैठो ना, पेन पेपर लिए रहो और एक एक क्वेश्चन को नोट करिए और चैनल को थोड़ा शेयर वेयर करते रहिए। देखिए आपको पता है, जब आप देखो, जब आपको एक बात पता है कि नौकरी लेनी है तो पढ़ना पड़ेगा, हमें पता है जब पढ़ेंगे तभी नौकरी मिलेगी। ये बात आपको भी पता है कि सिलेबस, अगर भर्ती बोर्ड ने एक निर्धारित सिलेबस दे दिया है कि भैया इसे पढ़ लो और इसको पढ़ने के बाद अगर आपके मेरिट में नाम आ जाएगा हम आपको नौकरी दे देंगे, तो आप ये मान लो कि इधर मोटिवेशन देख लो, उधर मोटिवेशन देख लो, कुछ भी कर लो, आप ये तो मान लो कि जब आप पढ़ोगे, जब आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया है कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो जब नई दिल्ली टिक करोगे तभी नंबर मिलेगा, नहीं तो दुनिया के मोटिवेशन देख लो, होना कुछ नहीं है। तो आप, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग तैयारी बहुत अच्छी कर रहे होंगे और पेन पेपर लेकर बैठ गए होंगे। पहला क्वेश्चन पेश है आपके सामने, मैंने पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दाग दिया है। अब आप लोग जो है इस क्वेश्चन को, कुछ बच्चे हैं देखो उसमें से कुछ बच्चे मुझे समझ में आ गया, कुछ मनी मन आंसर लगा लिया होगा, आंसर दे दिया होगा। तो पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये भी जो है, तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ और ये वाला कलर लिए ले रहा हूँ, पीला लिए ले रहा हूँ। पीला है फिर वो मैच कर जाएगा, थोड़ा और करते हैं ये। फिर भी अगर बच्चों कलर से लेकर कभी समस्या हो तो बता जरूर देना कि सर जी ये कलर तो हम चेंज कर देंगे, क्योंकि आपको कोई सुविधा नहीं होनी चाहिए। ए अपनी आय का 20% किराए पर खर्च करता है और शेष का 70% घरेलू चीजों पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 1800 रुपये आए तो उसकी कुल आय कितनी है? अभी हमने कुछ सेकंड पहले ये कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि ए अपनी आय का 20% किराए पर खर्च करता है। बच्चों जब 20% किराए पर खर्च करेगा तो सिंपल सी बात है कि 100% इनकम है, 20% एक्सपेंडिचर उसका हो गया, यानी खर्चा हो गया, तो वो 80% तो बचाएगा। अब जब 80% बचाएगा, इसका मतलब है 80% की फ्रैक्शन कितनी होती है बच्चों? 4/5। 80% की फ्रैक्शन कितनी हो गई? 4/5। और शेष का 70% घरेलू चीजों पर खर्च करता है, यानी शेष का भी उसने 70% खर्च कर दिया, यानी उसका उसने मात्र बचाया होगा 30%। क्योंकि जब उसका एक्सपेंडिचर 70% हो गया तो 30% उसकी सेविंग रही होगी। बेटा 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 3/10 होती है, ठीक है। अब इसके अलावा अब हम ये सब बचत में, क्योंकि 100 से माइनस इसे भी कर दिया, 100 से माइनस इसे भी कर दिया है। अब घरेलू चीजों पर यदि उसकी बचत कितनी 1800, तो यानी इनका अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी वैल्यू जो है वो कितनी है? 1800। 4×3=12 प्यारे बच्चों, 12 एकन 12, 6 बचे, 12 पंचे 60। यहां से हम एक की वैल्यू जैसे ही निकालेंगे तो 15×5 75, क्योंकि 5 का गुणा जैसे करेंगे 15×5 75, 1 0 ये वाला, 1 ये, तो 2। कहीं पर ऑप्शन 7500 है, आपके समझ में आएगा, हाँ बी ऑप्शन है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा एक आदमी अपनी आय का 24% किराए पर खर्च करता है, 62% परिवार पर व्यय करता है तथा शेष आय बचा लेता है। अच्छा व्यक्ति है यार। अब मान लीजिए, अब आप भी जब नौकरी लगेगी, पुलिस वाले बन जाओगे या इंस्पेक्टर बन जाओगे, फिर एक अच्छी से शादी होगी, शादी होने के बाद फिर आपको इनकम होगी, इनकम होने के बाद फिर आप भी जो है 24%, अब जब नौकरी लगेगी फिर माता वैष्णो देवी दर्शन करने जाओगे, कुछ लोग तो जो है मानसरोवर जाएंगे। तो कुल मिलाकर वो 24% किस पर खर्च कर रहे हैं? किराए पर। अब इसके अलावा हमने देखा हमारी 100% इनकम है, 24% किराए पर हो गया तथा 62% परिवार पर। अब हम 24% आए, अब मान लीजिए बच्चे भी हैं, उनको पढ़ाना भी है, एजुकेशन भी देना है, मेडिकल सुविधा भी है, यानी 62% ये खर्च हो गया। यानी 24 और 62
बेटा मेरा खर्चा टोटल हो गया है 4 और 2 6, 6 2 8 यानी 86%। भाई 24% ये 62, इन दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो ये खर्चा जो हो जाएगा वो 86% हो जाएगा। इसका मतलब है कि मैंने मात्र बचाया है 14%। बच्चों कितना परसेंट? 14% बचाया है। अब जो 14% जो बचाया है इसकी जो वैल्यू है वो है 6300 रुपया। तो उसकी कुल आय ज्ञात करो। तो जब 14% की वैल्यू 6300 है तो बेटा हम जैसे ही 100% की वैल्यू निकालेंगे, तो हमने आपसे पहले ही दिन बताया था कि एक एक नियम अच्छे से पढ़िए। हालांकि हम किसी दिन एक एक नियम की एक स्पेशल क्लास ले लेंगे, क्वेश्चन सर जी दे देंगे, वो टाइप हो जाएंगे, फिर हम स्पेशल क्लास ले लेंगे। तो 6300 और बटे में 14 और गुणे में 100 डिवाइड करो। 14 चौको 56, 7 बचे, 14 पंचे 70 और 45 का गुणा 100 में करेंगे तो बेटा देखिए 45,000 आपका सी आंसर सही हो जाएगा, है ना। मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन समझ में आया होगा। राम का व्यय और बचत का अनुपात 3:2 है, ठीक है। अब क्या करता है कि उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और व्यय भी 12% बढ़ जाता है, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। देखिए राम के व्यय और बचत। बच्चों राइटिंग तो समझ में आ रही है ना? ना आए तो लिख देना नीचे, चाहे इस नंबर पे पर्सनल व्हाट्सअप कर देना। मैं आपको हमेशा बताता हूं कि देखिए आप लोग जो है अगर जितनी ज़्यादा हमारी कमी बताएंगे, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए और बिन पानी साबुन बना निर्मल करे सुभाए, तो आप लोग वही हैं। अगर आप मेरी कमी को बताएंगे तो आप समझ लीजिए आप मेरे सबसे खास व्यक्ति हैं। लेकिन आप लोग नहीं बताते, अगर कोई समस्या हो तो आप प्लीज बताइए। राम का व्यय और बचत का अनुपात 3:2 है। अब क्या हो रहा है कि उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है, यानी आय में कितने परसेंट? 10% की वृद्धि हो रही है। और व्यय में 12% की वृद्धि हो रही है, ठीक है भाई, व्यय में 12% की वृद्धि हो रही है। आगे कह रहा है उसके बचत में, उसकी आय में 10% की वृद्धि तथा, एक मिनट, उसकी आय में 10% तथा व्यय में, आय और व्यय देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तुमको। हम जो है इसको पहले इरेज करते हैं। देखिए चूंकि उसने व्यय और बचत का रेशियो दे रखा था, व्यय और बचत, इसका इसने रेशियो दे रखा है 3:2। हम 3 रुपए बचे खर्च करते हैं, 2 रुपए बचाते हैं, 3 रुपया हम खर्च करते हैं, हमारी जेब से 3 रुपया खर्च हो गए, हमने देखा 2 रुपए बच गए, 3 खर्च किए 2 बच गए। आप तुरंत समझ गए सर जी आपके पास 5 रुपया है, तभी तो 3 खर्च करेंगे 2 बचेंगे। इसका मतलब हो गया कि अगर हम इसमें आय देखेंगे, इनकम देखेंगे, तो प्यारे बच्चों आप तुरंत समझेंगे कि इनकम जो है वो है 5 रुपए की। अब जरा देखिए हमने आपको बताया था कि थोड़ा सा हम कैलकुलेशन को सुविधाजनक बनाने के लिए हम इसमें 2 जीरो बढ़ा लेंगे। और जब 300 200 करेंगे तो बेटा ये भी हो जाएगा 500 रुपया। यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है, आय में 10%, यानी अगर हम इसमें 500 का बचे 10% होगा 50, और जैसे इसमें 50% की वृद्धि करेंगे तो ये हो जाएगा 550। अब आप कहोगे सर जी ये 550 कहाँ से आया? क्योंकि इसमें जो वृद्धि हो रही है वो 10% की हो रही है। अच्छा ये गुणा नहीं हो रहा है यार, वृद्धि हो रही थी यार, चलो कोई नहीं, इसको समझ लेना, ये वृद्धि हो रही थी 10% की, ठीक है। देखो वो गुणा और प्लस सब लगने लगा, कोई नहीं, आप लोग ध्यान से देखना। अब इसके अलावा उसकी आय में 10% और व्यय में 12% की। बेटा अगर हम व्यय में 12% की वृद्धि करेंगे तो 300 का 12%, परसेंट से तो 2 जीरो अपने आप में कैंसिल हो जाएंगे, और 12 तिया 36, तो इसका मतलब उसका व्यय जो हो जाएगा वो 336 हो जाएगा। हमारे जहां 300 रुपया खर्च होते थे 336 रुपया खर्च होने लगे, जहां हम 500 रुपया कमाते थे 550 कमाने लगे हैं। अब आप समझ सकते हो कि अगर हम 550 से, यानी इनकम हमारी बढ़ी है कितनी? 50, बच्चे कितनी बढ़ी है? 50, जबकि व्यय हमारा मात्र कितना बढ़ा है? 36। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि 14 रुपये हमारी और व्यय बढ़ गई है।
कितनी बचत कितनी बढ़ गई है? 14 रुपया, क्योंकि 550 से 336 घटाओगे तो कितना बनेगा? कितना बनेगा? 214, 214 बनेगा। अब जरा देखिए तो बचत में जो वृद्धि हुई है, बचत में वृद्धि, क्योंकि उसने बचत में वृद्धि की ही चर्चा की है। देखिए हम इससे इसको नहीं घटाएंगे भैया, 200 तो आना ही है भाई, 200 तो आना ही है। अब इनकम 50 रुपए बढ़ी है और इधर खर्चा हमारा 86 बढ़ा है, तो सिंपल सी बात है, हमारी बचत जो है वो 14 रुपया बढ़ गई है। और कितने में बढ़ी है? तो 200 में। अगर 200 में 14 रुपया है तो 100 में 7 रुपया होगी, 7% आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, बाकी आप सॉल्व करने के लिए 2 जीरो लगा लो, 0 0 कैंसिल, 2 सत्ते यानी 7 आंसर हो जाएगा। बड़ा सिंपल है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई समस्या कर रहा हो, बहुत सिंपल है। अब जरा देखिए, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। अरविंद अपनी आय का वीडियो पॉज करो। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। तो बचत में ओवरऑल वो बात कर रहा है बचत की। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो रही है और खर्च में 10% की वृद्धि हो रही है। बच्चों आप एक बात समझ सकते हो कि अरविंद जब अपनी आय का 75% खर्च करेगा तो इसका मतलब यह हो गया कि अगर उसकी इनकम 100 रुपीज है, खर्च कितना कर रहा है? इनकम उसकी, अगर उसकी इनकम 100 रुपीज है, खर्च कितना कर रहा है? उसका एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है? 75। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इनकम कितनी है? 100 रुपया, खर्चा कितना है? 75 रुपया, सेविंग कितनी होगी? 25 रुपए की। सेविंग कितनी होगी? 25 की। अगर हम इनका रेशियो निकालेंगे तो आपको पता है पूरा कटेगा, ये बनेगा 4, 3 और 1 में बन जाएगा। अब जरा देखिएगा, अगर उसकी आय 20% बढ़ा दी जाए, 2 जीरो बढ़ा लो, यहां से 2 जीरो बढ़ा लीजिए, यहां पर भी 2 जीरो बढ़ा लो और यहां पर भी 2 जीरो बढ़ा लो। अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए तो 20% की वृद्धि होने का मतलब हो गया उसकी इनकम हो जाएगी 480 रुपया। अगर उसकी आय 20% की वृद्धि हो जाए और अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर दे, यानी एक्सपेंडिचर को उठा के वो 330 रुपया कर दे एक्सपेंडिचर को, क्योंकि 300 का 10%, तो बेटा 10% जैसे निकालोगे, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 3 दशामन 30 हो जाएगा। तो कह रहा है कि 10% उसकी बचत में कितने प्रतिशत। अब जरा आप बताइए कि कोई व्यक्ति जब 480 रुपए कमाएगा, 330 रुपए कमाएगा तो कितने रुपया बचाएगा? तो सिंपल सा है, 0, 8 में से 3 गए 5 और 4 में से 3 गए 1। आप तुरंत देख सकते हो हमारी 100 रुपया सेविंग होती थी, अब 150 रुपया होने लगी है, 50 रुपए बढ़ी है, 100 में बढ़ी है, इसलिए आंसर भी 50% हो गया। बात खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझ रहे हो ना? फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। अरे वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन है। ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। यह तो उसका मासिक व्यय, अब 20% जब बचाएगा तो इसका मतलब हो गया कि उसने बचाया 20% है, तो खर्च कितना किया होगा? 80%। अगर उसने बचाया है 20% तो बच्चों उसने खर्चा किया होगा 80%, यानी वो 80% पैसा खर्च कर रहा है। यदि उसका मासिक व्यय जो है वो कितना है? कितना है? 6000। जो व्यय है जब 20% प्यारे बच्चों बचा रहा है, अगर वो 20% बचा रहा है तो 80% तो व्यय कर रहा है। और बच्चों जब 80% व्यय करेगा तो इसका मतलब हो गया कि व्यय है उसका 80% और 80% की जो वैल्यू है वो 600 रुपया है। आगे क्या कह रहा है? तो उसकी बचत ज्ञात करो। तो जब 80% की वैल्यू 6000 रुपया है,
अब बचत का मतलब यानी वो 20% की वैल्यू पूछ रहा है, तो तुरंत आपको क्या करना होगा, अगर हम दोनों पक्षों में 4 से भाग करा दें तो 4 दूनी 8, यानी सिंपल सा हमारे पास 20% की वैल्यू समझ में आएगी, यानी 4 से डिवाइड करो, यानी कितना हो जाएगा 1500। बस बात खत्म, आंसर यानी 1500 ढूंढो, ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन गुड क्वेश्चन है, एसएससी का पूछा हुआ है। 2500 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई। वैसे भी लोग कहाँ बचत करते हैं, कमाया। अच्छा एक चीज बताएं, अगर आप मान लीजिए नौकरी वोकरी लग गई और नौकरी लगने के बाद मान लीजिए आपको 80,000 90,000 वेतन सीजीएल में, हम तो कह रहे भगवान आप जो है आप सीजीएल में टॉप 100 में आपकी रैंक आए, आपको एमईए मिल जाए, इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाए, आप जो है एक्साइज इंस्पेक्टर बने, जाके अच्छी अच्छी पोस्टें आपको मिले, तो अब मान लीजिए, लेकिन आपको पता है जब आप नौकरी लग जाएंगे ना, तो आप कुछ चीज़ें वाहियात भी अगर खर्च करेंगे ना, तो लोग आप क्या समझेंगे, अरे कोई नहीं यार वो कमाता है खर्च करता है। लेकिन अभी आप खर्च करोगे ना तो लोग, आप समझ सकते हो ना कि जमाना जमाना खैरियत नहीं हैसियत पूछता है, समझ रहे हो ना। तो देखिए 2500 लोगों में से केवल 60% लोगों में बचत करने की आदत पाई गई। अब 2500 में अगर 60%, तो बेटा अगर हम 2500 का 60% निकालेंगे तो हो जाएगा 25 छंग 150, यानी 1500 लोग, यानी मात्र 1500 लोगों में बचत करने की आदत पाई गई। क्योंकि 2500 का हम 60% निकालेंगे तो 25 छंग 150, यानी 1500 लोग ऐसे पाए गए जो अपनी इनकम में यानी बचत करते हैं। यदि उनमें से 30% बैंक में बचत करते हैं, 32% डाकघर में बचत करते हैं, यानी 30% जो लोग हैं वो अपनी किस में बचत करते हैं, बैंक में। यानी बैंक में जैसे आप लोग जो हैं, आप लोगों की तरह जो है गए मतलब रुपया सीधा बैंक में। अच्छा कुछ लोग क्या होते हैं डाकघर में अपना अकाउंट खुला लेते हैं, तो वो अपनी सेविंग जो है वो डाकघर में करना शुरू कर देते हैं। और शेष शेयर धारक हैं, अच्छा शेष शेयर धारक हैं, यानी 30% और 32%, यानी 62% तो अपना रुपया जो है बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जमा कर देते हैं। तो यानी 62% निकाल दो तो बचे कितने, 38%। भाई 62% तो टोटल बैंक या अपना डाकघर में बचत कर दिया, तो बचे हैं 38%। और जो 38% है वो शेयर धारक है। तो बेटा क्वेश्चन ने पूछा है शेयर धारकों की संख्या। प्यारे बच्चों आपको पता है कि 2500 लोगों में पहले मैंने 60% निकाला। क्यों निकाला, क्योंकि बचत केवल 60% लोगों में ही पाई गई। इसका मतलब हुआ कि बचत केवल और केवल 1500 लोगों में पाई गई, यानी हमें बाकी के 1000 लोगों से मतलब ही नहीं है, क्योंकि केवल यही 1500 रुपए बचा रहे हैं। काउंटिंग केवल हम इनकी करेंगे, बाकी 40% से मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सवाल में केवल बचत करने वाले लोगों से मतलब रखा गया है। अब कह रहा है उनमें से 30% और ये वाला अगर हम देखें कि 30% बैंक में और 32% डाकघर में बचत करते हैं, यानी 30 और 32 62% ये निकल गए। तो बचे कितने, 38%। और 38% की ही वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि वो शेयर धारक की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम सीधा सीधा इसका 38% निकालेंगे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। जरा 38 का मतलब हो गया कि 19 का भाग जाएगा। वैसे भी हम डिवाइड 15 8 120 हासिल 12 15 तो 45 और 12 57, यानी 570 लोग। ये आपका आंसर हो जाने वाला है। शॉर्टकट में सॉल्व कर दीजिए। अरे वाह गजब का सवाल है भाई। देखिए एक आदमी अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर। अच्छा हम परसेंट पर नहीं देखेंगे, पहले हम देखेंगे क्योंकि उसने हर जगह ही वो कर रहा है। 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष को 10% पर निवेश किया, यदि उसकी वार्षिक आय। अच्छा इनकम जानते हो किस पे कहते हैं, जैसे अब मान लीजिए आप कानपुर चले गए, प्रयागराज चले गए, दिल्ली चले गए, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आप कहीं प्रयागराज हैं तो आप गुरसाईगंज आ जाओ, यहाँ पर आपको बहुत सारी सुविधाएं दे देंगे हम। ठीक है, दिल्ली है तो भैया आप यहाँ आ जाओ, परेशान मत हो। ये क्रांति जो शुरू की है ना ये अब रुकने वाली नहीं है। ये आपको इंस्पेक्टर से लेकर और आगे देखिए, क्रांति जब शुरू होती है ना तो उसका रूप कितना बड़ा हो जाता है ये किसी को नहीं पता होता है।
आग जब जलती है, आग जब जलती तो एक चिंगारी से जलती है, और कितनी बड़ी हो जाएगी ये किसी को नहीं पता होता है। अच्छा, आपको पता है आग किस में होती है? आग माचिस में थोड़ी होती है। वो घर्षण में जरा सा मसाला होता है, बाकी आग तो उस लकड़ी में, बस उसे जलाने के लिए किसी ना किसी व्यक्ति की आवश्यकता थी, घर्षण की आवश्यकता थी। तो बेटा आग आपके अंदर है, जलाने के लिए मैं आया हूं, बस मुझे आपको वो जला देना है, बाकी आप अपना काम खुद करेंगे। नेता देखते ना, आते हैं एकदम से लंबे लंबे भाषण दिए, उन्हें पता है आग तुम्हारे अंदर है, वो बस आग जला के चले गए। अब आप जल रहे हैं लगातार, हमारा नेता ऐसा है, मेरा नेता कैसा हो, SRG अकेडमी, मेरा चैनल कैसा हो, SRG अकेडमी जैसा हो है ना। खैर आते हैं, अब एक आदमी अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर, हम क्या करते हैं कि पूरी पूंजी को लेंगे 4, यानी 1/4, इसके बटे में बच्चों 4 है और इसके बटे में 3 है। अब हमने आपसे अभी बताया था जब फ्रैक्शन में वैल्यू दी हो तो 4 और 3 और हर में लिखा हो उसका एलसीएम ले लेंगे। तो इनकम टोटल मानेंगे हम 4×3=12। बोलो हाँ या ना, क्योंकि इसकी जो इनकम होगी 4×3=1200 रुपया। इनकम कितनी हो जाएगी? 4×3=1200 रुपया। ठीक है, एक आदमी अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, यानी इसके बटे में 3 है, इसके बटे में 4 है, मैंने टोटल इनकम 1200 ले ली। अब क्या करता है 1/3 भाग 7% पर। अब देखिए 1/3, अगर हम इसका 1/3 भाग निकालेंगे तो जो बनेगा 400 रुपया, और इसे कितने परसेंट? 7%। अरे हम आपको कुछ बताने जा रहे थे उस टॉपिक से तो भूल ही गए कि बचत किसे कहते हैं। देखो बचत का मतलब होता है कि जैसे अगर हमने 10,000 रुपये कहीं पर इन्वेस्ट किए, 12,000 रुपये मुझे मिले हैं, तो यानी जो 2,000 रुपया जो एक्स्ट्रा मिला बस यही बचत है। जैसे मैंने कहा कि 1,000 रुपया मुझे इन्वेस्ट करना है और उसका 10%, कितने परसेंट? 10% मैं आपको 10% पर दे रहा हूं, तो ना 1,000 रुपया तो मेरी पूंजी है, वो जो 10% है ना वही सेविंग है। मैंने किसी को 70,000 रुपये दे दिए 30% पर, कि आपसे हम 30% पर आपको दे रहे हैं, तो 70,000 तो मेरी पूंजी है, जो सेविंग है ना बस वो 30% सेविंग है। अब इसका मतलब हो गया कि सेविंग इसकी कितनी है? 7%। बेटा 7 से हटाएंगे, 7×4=28, यानी कुल मिलाकर इस पे 1/3 भाग पे जो सेविंग हुई वो 28 रुपए की हुई। अब जरा देखिए 1/4, जब इसका हम 1/4 निकालेंगे प्यारे बच्चों तो 4×3=1200, यानी इसका हो जाएगा 300 रुपया। कितना हो जाएगा? 300। और उसे निवेश करेंगे 8% पर। जैसे ही उसे 8% पर निवेश करेंगे तो परसेंट से 0 कैंसिल, 8×3=24, क्योंकि इसकी इनकम जो है वो 7% है, तो मैंने इसका 7%, इसकी जो इनकम है वो कितना है? 8%, मैंने 8% निकाल दिया। अब जरा देखिए टोटल इसमें हमने देखा कि 400 रुपए मैंने निकाल दिए, 300 रुपए निकाल दिए, 1200 में से 4 और 3 700 रुपए मेरे जा चुके हैं, तो शेष बचे कितने हैं? 500 रुपया। शेष बचे कितने हैं? 500 रुपया, और उस पर इनकम कितनी है? 10% की। तो बेटा जैसे ही इसकी इनकम निकालेंगे 10% की, तो परसेंट से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 50 रुपया। तो देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले हर का लासा लिया, उसे टोटल इनकम माना, 3 और 4 का लासा 12 होता है, 2 जीरो लगा दिए, 1200 हो गया, और 1/3 का इसमें गुणा कराया, क्योंकि 1/3 भाग को 7% पर, तो 1 यानी 400, 7×4=28। इसके अलावा आगे क्या 1/4, मैंने इसका 1/4 भाग निकाला, 300 आया, उसको 8% पर मैंने इसका 8% निकाल दिया। 4 और 3 700 रुपये जब मेरे निकल चुके हैं, तो बचे कितने? 500, उसका 10% 50। अब टोटल जो इनकम आई है वो कितनी है? 8×4=12, और 2×2=4, 4 और 5 9, और 9 और 1 10, यानी 102 रुपया। कुल मिलाकर जो इनकम हुई प्यारे बच्चों वो 102 हुई है, जो कि सवाल में कितने के बराबर दे रखा है? 561 रुपया। 561 रुपया। तो पूंजी बताओ, तो यानी आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो 1200 की। तो जैसे ही हम 1200 का मान निकालेंगे तो ये वैल्यू बनेगी 561 बटे में 102 और गुणे में 1200। देखिए 17 से डिवाइड करो, 17×102 गुणे में ये 1200 था भाई, ये मैंने 100 क्यों लिख दिया? आदत पड़ी है ना परसेंट वाली। 1200, 17×102, 17×3=51, 5 बचे, 17×3=51, 6 से डिवाइड करो, 6×2=12,
और 33 दूना 66, कहीं पर ऑप्शन है सी ऑप्शन, ये रहा आपका ऑप्शन। अब इसको आप अगर आप और कैलकुलेशन स्टार्ट करना चाहो तो इसे और शॉर्टकट में लगा सकते हो, इसको कोई बड़ा नहीं है। आप 1200 मानो और 1200 को अगर आप चाहो तो सवाल में ही आधा निपटा सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, आप पेन पेपर लेकर बैठिए, चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं कि आपने कितने ज़्यादा सवाल लगा लिए, मायने ये रखता है कि अगर आपने एक सवाल लगाया कि आप वैसे ही सवाल अगर दूसरा या तीसरा आने वाला है, अगर आप वो लगा रहे हैं तो ये कन्फर्म है कि आपने सीखा है। कोशिश ये करिए आप सीख क्या रहे हैं, आपका आउटपुट क्या है। अगर आपने 1 घंटे टाइम बिताया है, अगर आप उसमें बहुत कुछ सीख रहे हैं तो फिर ठीक है, अगर आप नहीं सीख पा रहे हैं तो फिर क्या फायदा है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, ठीक है, कोई बात नहीं, खर्च करना तो हमें क्या लेना देना है, हम भी दुकान खोल के बैठ जाएंगे। उसकी आय 20% बढ़ जाती है और खर्च 15% बढ़ जाता है, तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। इस टाइप का सवाल अभी मैंने एक करवाया भी था। अच्छा एक बात बताओ, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करेगा, इसका मतलब जो है कि उसकी इनकम खर्च का मतलब होता है एक्सपेंडिचर और सेविंग, है ना। अब 75%, अगर एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति 100 रुपये कमा रहा है तो खर्च कितना करेगा 75 रुपया, सेविंग कितना करेगा 25 रुपया। पूरा डिवाइड उड़ा दो परसेंट में बदलने के लिए, आपको पता है 25 चौको 100, 25 तियो 75, 25 एकन 25, ठीक है, कह रहा है। अच्छा अभी परसेंट का खेल बाकी है, इसलिए 2 जीरो इसमें अभी हम लगाएंगे, 2 जीरो, क्योंकि अभी परसेंट है। और आपको हमने बताया है कि जब कहीं पर भी अगर रेशियो है तो वहां पर आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी संख्या का गुणा और भाग करा सकते हो। यानी कोई व्यक्ति 400 रुपये अगर कमाएगा तो 300 रुपये कमाएगा, 100 रुपया बचाएगा। अब क्या कह रहा है, 75% खर्च करता है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, इनकम अगर इसकी 20% बढ़ाएंगे, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 40 दूना 80, यानी उसकी इनकम जो है वो हो जाएगी 480 रुपया। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और खर्च 15% बढ़ जाता है, बेटा जैसे 15% बढ़ेगा तो इसका 15% यानी 45, यानी ये हो जाएगा 345 रुपया। तो आप एक ये बात आप समझ सकते हो कि इसकी सेविंग कितनी हो जाएगी। अब 10 में से 5 गए 5, क्योंकि हमने यही तो कमाया है, यही तो गमाया है, तो आगे जितना, अब 480 कमाए, 345 खर्च हो गए, तो 10 में से 5 गए 5 रहे, 7 में से 4 गए 3 रहे, और यानी कुल मिलाकर आगे कितना बचा है, 4 में से 3 गए 135 रुपया। 100 रुपये कमाए थे, 35 रुपये और बढ़ा के बचा रहे हैं और 100 में ही हैं, तो इसलिए आंसर भी आपका कितना हो जाएगा 35%। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। रतन का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 के अनुपात में है। देखो व्यय का मतलब एक्सपेंडिचर और व्यय और बचत यानी सेविंग, ये किस अनुपात में, 5:1। अब कह रहा है रतन नाम का कोई व्यक्ति होगा, वो 5 इसका मतलब हो जाएगा कि अभी 5 रुपए खर्च कर रहा है, 1 रुपये बचा भी रहा है, तो आप ये बात समझ सकते हो कि उसकी इनकम जो रही होगी वो कहीं ना कहीं 6 रुपए की रही होगी, उसकी इनकम कहीं ना कहीं 6 रुपए की रही होगी। यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाता है, हमने आपको पहले बताया था 2 जीरो बढ़ा लो, हालांकि इसमें अभी एक और मेथड लग जाता है, वो हम आपको बताएंगे। 25% बढ़ जाएगा, तो बेटा जैसे ही उसका वेतन 25% बढ़ेगा तो 600 का 25%, 25% का मतलब होता है चाहे 1/4 का, 25% का मतलब चौथाई, 25% का मतलब होता है चौथाई। या तो आप उसमें 1/4 का भाग करा दो, या 25% निकालोगे, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, यानी बढ़ जाएगा 150, यानी वेतन उसका हो जाएगा 750 रुपया, वेतन हो जाएगा भाइयों 750 रुपया। अब देखिए, और उसकी बचत 15% यानी सेविंग, अब इसमें 100 का 15% यानी सीधा सीधा 115% हो गई, तो उसके व्यय में कितने परसेंट वृद्धि हुई है। अब एक बात बताइए, इन 750 रुपये हम कमा रहे हैं, 115 रुपये हम बचा रहे हैं, तो कितने रुपए खर्च हुए होंगे। 750 रुपये हमने कमाए थे, अब मेरी जेब में मात्र 115 रुपये बचे हैं, 750 कमाए थे और मात्र 115 रुपये बचे, तो कितने रुपए खर्च हुए होंगे। तो आपको पता है 635 रुपया, भाई 10 में से 5 गए 5 रहे, इधर कितना बचा 4, 4 में से 1 गया 3 रहे, और 7 में से 1 गए 6 रहे। शायद उसने यही पूछा होगा कि उसके व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है।
500 से कोई व्यक्ति 635 रुपये बना रहा है, यानी 135 रुपये की वृद्धि हो रही है। और कितने में? 500 में। अगर हम 500 में, अगर 500 को हम 100 के करीब लाएंगे तो आपको पता है 0 0 कैंसिल, सीधा सीधा डिवाइड करे दे रहे। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। आप समझ सकते हो प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन यानी 27% आपका आंसर बनने वाला है। आप देखिए, 3 व्यक्ति ए बी सी के वेतनों का योग 72,000 रुपये है। वे क्रमशः अपने वेतन का, काफी गजब का सवाल है भाई, बहुत अच्छा सवाल है और एग्जाम में पूछा हुआ है। 3 व्यक्ति ए बी सी के वेतनों का योग जो है वो कितना है? 72,000 है। वे क्रमशः अपने वेतन का 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं, और तीनों की बचत का जो रेशियो है वो है 8:9:20 है। तो ए का वेतन बताइए। अच्छा, आप एक बात समझिएगा कि अगर हम ए के वेतन को निकालने का प्रयास करें, हमें बताइए ए अपने वेतन का कितने परसेंट खर्च करता है? 80%। बेटा कितने परसेंट खर्च करता है? 80% खर्च करता है। तो इसका मतलब बचाता कितने परसेंट होगा? 20%। अब 20% बचाने का मतलब हो गया 1/5। अब 1/5 की वैल्यू जो है वो कितनी है? 8 है। 1/5 की वैल्यू कितनी है? 8 है। ये हमने डायरेक्ट कैसे लिख दिया? क्योंकि आपने तुरंत समझा कि बच्चों 3 व्यक्ति एबीसी हैं, उनका वेतन 72,000, उससे हमारा लेना देना नहीं। ए ने अपने वेतन का 80% खर्च किया है, तो सेविंग कितनी की होगी? सिंपल सी बात है, 20% की। और 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5। और इधर उनकी बचत जो बता रहा है वो 8 रुपए को बता रहा है। ठीक है। ऐसे ही बी अपने वेतन को कितने परसेंट खर्च करता है? 85%। तो सेविंग कितना कर रहा होगा बच्चों? 15%। 15% का मतलब हो गया 3/20 इक्वल टू, और जो कि किसके बराबर है? 9। और इसके अलावा सी अपने वेतन का कितने परसेंट खर्च करता है? 25%। तो इसका मतलब बचाता कितने परसेंट होगा? 25%। 75% खर्च करता है तो 25%, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/4। इसकी वैल्यू कितनी है? 20। अगर इनका हम वेतन टोटल निकालें, कुल वेतन, यानी ये हो गया ए का, ये हो जाएगा बी का, और ये हो जाएगा सी का। तो बच्चों हम जैसे ही देखेंगे ए का वेतन निकलेगा 5 अट्ठे 40, बी का वेतन निकालेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकन 3, 3 त्रिका 9, 20 तिया 60। और बच्चों इसको देखेंगे तो 20 चौकू 80। अतः वैसे एक चीज हम कर सकते थे कि अगर हम 40 का भाग देके देख लें जिसमें चला जाए, लेकिन सभी में जा रहा है इसलिए पूरे करना पड़ेगा। अब 100 यानी 180, इनका टोटल वेतन जो है वो 180 बनेगा। यानी हमें 180 की जो वैल्यू है वो दे रहा है 72,000। कितनी दे रहा है? 72,000। 18 चौकू 72, 18 चौकू 72 यानी 2 0। और जैसे ही हम 40 का गुणा कराएंगे, 4 चौकू 16, 16,000 आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला आंसर ऑप्शन आपका बनेगा। सिंपल सा आपका कंसेप्ट है, मेरे ख्याल से आपके समझ में आया होगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए यहीं पर, और मुझे उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। जैसा कि आप लोग जानते हो कि शिक्षा ही जीवन का आधार है, और अगर आप शिक्षित नहीं, बिन शिक्षा नर पशु समाना। अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं, शिक्षित नहीं हैं, तो आप अपने अधिकार को लेकर अपनी बात नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी कीमत पर आपको एजुकेटेड होना ज़रूरी है। तो उसी लिए आपके जो वेद प्रकाश सर ने क्रांति शुरू की है उसमें आप लोग जुड़े, उसके लिए बहुत धन्यवाद।